को, फिर कहते कटु बात करते हैं। बोलो बोलो क्या, फिर खड़े हो जाते हो भी। मान्यवर, बैठकों में आने की भी फुर्सत नहीं है, खुद का तो छोड़ो, चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं भेजते। ये तो गंभीरता है मान्यवर। खैर छोड़िए, आज मैं राजनीति करने नहीं आया हूं मान्यवर। एक दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मान्यवर, मैं भी अनुशासन प्रेषित हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि 90 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेना है। तो आपका स्टेमिना तो चल रहा है, और मैं मान्यवर मेडिकल अनुशासन दिखाकर वापस आ गया। मान्यवर, आपकी और मेरी आयु में भी बड़ा अंतर है, काफी अंतर है, बल्कि 2 जनरेशन है। मान्यवर, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी मैं बात करना चाहूंगा। हमारे बॉर्डर पर जो विलेज है, गांव है, कठिन भौगोलिक परिस्थिति में स्थित है। कहीं 48 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं -48 डिग्री टेम्परेचर है, कोई चोटियों पर है तो कोई रेगिस्तान में है, कोई वनों में है। एक गांवों से सुविधाओं के लिए पलायन हो रहा है, और जिस देश के बॉर्डर के गांव खाली हो जाते हैं, उस देश की बॉर्डर कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। तो एक नए अप्रोच के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने हमारे गांवों को देखना शुरू किया। पहले इसको देश का अंतिम गांव कहते थे, अब उसको देश को पहला गांव कहते हैं। और एक सिर्फ कंसेप्चुअल बदलाव नहीं है, विकास की दृष्टि से भी बदलाव लाने का कार्यक्रम मोदी जी लेकर आए। प्रथम गांव कह तो दिया, मगर मैं दावे से कहता हूं साहब, 10 साल में सुविधाओं की दृष्टि से भी ये गांव देश के प्रथम नंबर पे गांव। और इसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। इसमें 90% केंद्रांश है और 10% राज्यकांश है। इस अनुपात में निधि जारी की जाती है। लद्दाख में 100% है, क्योंकि वो यूटी है। 19 जिले, 46 ब्लॉक के चुनिंदा गांवों को पहले चरण में 15,223 योजनाओं के साथ 4800 करोड़ रुपए के आवंटन से हमने 662 गांवों को इसमें एडॉप्ट किया। अरुणाचल प्रदेश के 455, हिमाचल के 75, उत्तराखंड के 51, सिक्किम के 46 और लद्दाख के 35। ये प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में पूरी सीमा आएगी। तो 662 गांव में ये प्रोग्राम शुरू किया। मान्यवर, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किब्यूथू गांव में मैं गया था। वहां मैंने एक जबरदस्त उत्साह लोगों के बीच में देखा। मैंने जब वहां कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज से आपका गांव देश का अंतिम गांव नहीं है, पहला गांव है, और आप सुविधाओं की दृष्टि से भी 2 साल में पहले नंबर पर पहुंच जाओगे। मानवर, जबरदस्त उत्साह, और हमने बहुत सारे बदलाव किए। लगभग 901 परियोजनाओं को हमने स्वीकृत किया है। सड़क घटक के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड में 136 गांवों को जोड़ने का काम समाप्त हो चुका है। 113 सड़कें, 8 LSB परियोजनाएं समाप्ति के कगार पर है, और इसके लिए 312 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। और अब अरुणाचल के 125 गांव सड़क से जुड़ चुके हैं, सिक्किम के 3, उत्तराखंड के 8, और 312 करोड़ रुपया कुल उसके लिए खर्च होता है। मान्यवर, सिर्फ योजना बनाकर नहीं, ये गांव, मैंने जैसा कहा, कठिनतम परिस्थिति में मेरे समेत 17 केंद्रीय मंत्रियों ने 8 जिलों के 17 वाइब्रेंट गांव में रात्रि निवास कर 48 घंटा और जमीन पर जाकर ये योजनाओं को कैसे लागू करना चाहिए, क्या हर्डल है, क्या बदलाव करना चाहिए, और फिर इसका एक नया स्वरूप यहां कर बनाए। 17 केंद्रीय मंत्रालय के मंत्री, 92 IAS ऑफिसर और 256 राज्य के ऑफिसरों ने इस सभी गांवों में 48 घंटा निकाला है। और इसके कारण 4G कनेक्टिविटी हुई है, रोड की कनेक्टिविटी हुई है, कई आजीविका की योजनाएं शुरू हुई है। जैसे एक, मैं किबूथी में गया था, उसने कहा साहब हमारे गांव में और कुछ करने की जरूरत है, ITBP दूध
मछली और सब्जी हमारा ले ले। तो आईटीबीपी वाले वहां थे, मैंने बोला है कि भाई क्यों नहीं लेते, कि हमारा एसओआर होता है। आकर यहाँ हमने नीति में परिवर्तन कर कर ये तीनों चीजें स्थानीय लोगों से खरीदने के लिए उनको मुक्ति दे दी। इनकी कोऑपरेटिव बन गई और सेना और आईटीबीपी अब सब लोकल चीजें उनको भी फ्रेश खाने को मिलता है, सस्ता भी मिलता है और सारे किसानों को रोजी रोटी भी मिलती। इस तरह के छोटी छोटी चीजों के बदलाव से गांव में आजीविका भी बढ़ी है, बिजली भी पहुंची है, कनेक्टिविटी भी पहुंची है, रोड भी पहुंचा है, मेडिकल सुविधाओं में सारे आईटीबीपी और सेना के मेडिकल इंस्टॉलेशन को गांव वालों के लिए खुला कर दिया गया है और ढेर सारे परिवर्तन हुए, जिसके कारण कई गांवों में आबादी वापिस आने लगी। अरुणाचल में तो रचनात्मक रूप से मैं कह सकता हूं आंकड़ों के आधार पर कि लगभग 30% आबादी वापिस आई। मान्यवर 127 गांवों में ऑफ ग्रिड माध्यम से विद्युतीकरण किया और 474 गांवों का सीधा बिजलीकरण किया गया है। पहली बार गांवों में बिजली पहुंची मान्यवर, और इसके लिए ढेर सारा खर्च भी किया गया है। और व्यू पॉइंट, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, इको रिसोर्ट्स, पर्यटन केंद्रों और घर में रखकर पर्यटकों को घुमाने ले जाने तक के ढेर सारे साइट्स उपलब्ध हो गए हैं, जिससे हर घर में एक अच्छी सुविधा भी निर्मित हो गई है। और पर्यटक आते हो तो उसको परिवार के साथ रहकर गाइड भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, वहां के व्यंजन मिलते हैं और अच्छे से वो क्षेत्र को वो देख भी पाए। तो एक मल्टी डायमेंशनल सफल प्रयोग हुआ है, मैं आज की चर्चा के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं गृह विभाग के राजभाषा विभाग के लिए भी जरूर बात करना चाहूंगा। मान्यवर, सबसे पहले मैं एक बात कर देता हूं, जिससे भाषा के नाम पर देश के बांटने वाले लोगों को एजेंडा न मिले। नरेंद्र मोदी सरकार ने राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को प्रचलन बढ़ाने के लिए काम करेगा। तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, असमिया हो, बंगाली हो, हर भाषा और सबका हिंदी और अंग्रेजी से अनुवाद के ऐप बने। और मैं एक बात घोषणा करना चाहता हूं मान्यवर, कि ये दिसंबर के बाद मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूं। इस स्थिति आती है जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब है। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं, मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आती है, कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है, हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाएंगे। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे हो। कैसे देश की व्यवस्था चाहते? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, आप विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे ये भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा।
माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय भाषा अनुभाग का एक नई शुरुआत की है जो सभी भारतीय भाषाओं को बलवत्तर करेगी। और मैं फिर से एक बार बार मैंने कहा है, हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत होती है। मान्यवर राजभाषा के लिए हमने 3 खंड राष्ट्रपति महोदय को सबमिट किए हैं और राजभाषा के साथ साथ सारी भारत की भाषाओं के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी को शंका नहीं। मान्यवर, हमने पद्म पुरस्कारों का भी लोकतांत्रिकरण किया है। पद्म पुरस्कारों में मेरे साथ सूची तो है, मगर इतनी लंबी है कि मैं बोलूंगा तो बहुत समय जाएगा। निर्मला